Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 26th July. तो शुरू करते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं. GS1 में कल्चर में से राजा रामप्पा टेम्पल. तो देखो ये टेम्पल इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है. तो इस पूरे टेम्पल की हिस्ट्री क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब कुछ इसमें देखेंगे हम. और देखो ये जो इश्यूज होते हैं ना कल्चर से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं प्रीलिम्स में क्योंकि कंटेंट कम होता है पढ़ने को और स्कोर ज़्यादा मिल जाता है इसमें. ठीक है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा घुमा नहीं सकता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कल्चर के इश्यूज. देन गवर्नमेंट पॉलिसीज में से जल जीवन मिशन एंड देन पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम. इस स्कीम को भी देखेंगे. इस स्कीम को ये न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि सेंटर ने अभी अभी स्टेट को ये भी कहा है कि आप जो भी ऑर्फन बच्चे हैं आपके स्टेट में उनका एक डाटा तैयार कीजिए सो दैट हम इस पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकें. ठीक है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में वी विल स्टडी डील ऑन गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग. तो ये गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग क्या है और इसका इंटरनेशनल रिलेशन से क्या संबंध है, इसको देखेंगे. देन सोशल जस्टिस में फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स. ये फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल आया है आज द हिंदू में और बैलेंस्ड एडिटोरियल है. ठीक है, तो ये आप इकोनॉमिक टॉपिक से भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं. एंड देन GS3 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे एंड GS4 में we have nothing for today. Okay, so today's pinch of positivity. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. तो अगर आपका जो रिस्क है वो बहुत बड़ा है तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि आपका जो गोल होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, आपकी जो सक्सेस होगी वो भी बहुत बड़ी होगी. एंड दिस सूट्स टू यूपीएससी वेरी वेल. यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, लोग कहते हैं सक्सेस रेट भी कम है, लेकिन आप ये सब छोड़ के इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि एक बार हो गया तो फिर तो मज़े ही है ना. तो गोल जितना बड़ा होगा रिस्क भी उतनी बड़ी होगी. तो फोकस ऑन योर गोल नॉट ऑन द रिस्क. ऑलराइट, विद दिस पॉजिटिविटी एक और अनाउंसमेंट. कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स हम ला रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए. अब देखो ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए 2021 जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उन सभी के लिए. देखो यहाँ पे हम जो करंट अफेयर्स है उसको कंपाइल करके मैराथन लेक्चर्स लाने वाले हैं. और ये सिर्फ मैराथन लेक्चर्स नहीं होंगे, सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपसे फीडबैक भी लिया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे जज कर सकते हो आप. तो यहाँ पे क्या क्या इसके फीचर्स हैं देखो. एक तो हम आपको कॉम्प्रहेंसिवली हर सेक्शन कवर करवाएंगे. पॉलिटी हो गया, सोशल इशूज़ हो गए या फिर इकोनॉमिक्स, सब कुछ. 15 डेज़ का ये कोर्स होगा. 3 टाइम्स आपका यहाँ पे रिवीजन हो सकेगा. उसके अलावा यहाँ पे आपको अलग से डाउट सेशंस मिलेंगे, अलग से मॉक टेस्ट भी मिलेगी. लाइव मॉक टेस्ट होगी जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके अपने आप को जज कर सकते हो. ओके, एंड हाउ टू अवेल दिस कोर्स, ओनली सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बस इसकी कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इस करंट अफेयर कोर्स का पूरी तरह से बेनिफिट उठाइएगा. सो शुरू करते हैं. आज का पहला टॉपिक देखते हैं. तेलंगाना टेम्पल गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग. तो देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो साइट्स होती है ना जो वर्ल्ड हेरिटेज टैग वाली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. तो यहाँ पे रामप्पा टेम्पल, ये जो आप फोटो देख रहे हो ये रामप्पा टेम्पल की फोटो है. तो तेलंगाना में ये टेम्पल सिचुएटेड है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा. तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है रामप्पा टेम्पल. ओके, ये देखो सबसे पहली चीज़ तेलंगाना में बेस्ड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये याद रखना, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है. उसके बाद इसको बनाया कैसे गया था, तो बनाया किसने था, सबसे पहले तो जो काकतीय किंग गणपति देव थे उन्होंने नहीं बनाया था. ठीक है, उनके चीफ कमांडर रचरला रुद्रा ने बनाया था. तो रचरला रुद्रा ने इनको बनाया था, इस टेम्पल को बनाया था. ये काकतीय डायनेस्टी के चीफ कमांडर थे. इसमें ये भी याद रखना है कि रामलिंगेश्वर टेम्पल के नाम से भी इसे जाना जाता है. ठीक है, तो ऑल्सो नेम्ड एज रामलिंगेश्वर टेम्पल. देन यहाँ पे ये याद रखना है कि ये 12-13 सेंचुरी AD का ये टेम्पल है. ठीक है, यानी कि 13th सेंचुरी का ये हमारा टेम्पल है. ये रामप्पा जो इसका स्कल्प्टर था, जो इसका बनाने वाला था, उसी के नाम पे इस टेम्पल का नाम भी रखा गया है. और अभी इसका जो प्रोटेक्शन है वो काकतीय हेरिटेज ट्रस्ट के पास है. ठीक है, तो आप देखिए 13th सेंचुरी का ये टेम्पल है, तेलंगाना में बेस्ड है. रचरला रुद्रा जो काकतीय डायनेस्टी, जो साउथ इंडिया की एक डायनेस्टी थी 10th to 14th सेंचुरी के आसपास, उसमें जो चीफ कमांडर थे उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था. और रामलिंगेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है इसको.
इसके अलावा ये भी याद रखना कि 2 और टेम्पल के रिमेन्स मिलते हैं यहाँ पे, एक है कटेश्वरय्या टेम्पल और एक है कामेश्वरय्या टेम्पल। इन दोनों टेम्पल्स के रिमेन्स भी इसके आसपास ही मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिलीफ वर्क बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत डेलिकेट रिलीफ वर्क देखने को मिलता है यहाँ पे। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से, तो वो देखो, एक तो यहाँ पे सैंड बॉक्स टेक्निक यूज़ की गई है, फाउंडेशन बनाने के लिए सैंड बॉक्स टेक्निक यूज़ की गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग बनाई गई है ग्रेनाइट से, पिलर्स बनाए गए हैं बेसाल्ट से। इसके बाद जो लोअर पोर्शन है इस टेम्पल का वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, और जो ऊपर का गोपुरम होता है, ये जो गोपुरम होता है ये वाइट गोपुरम है जो लाइट ब्रिक्स से बनाया गया है। तो याद रखना कि सैंडबॉक्स टेक्निक यूज़ की गई है, पिलर्स में बसाल्ट यूज़ किया गया है, फ्लोरिंग में ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, वाइट कलर का गोपुरम है जो लाइट ब्रिक्स से बनाया गया है, और जो फ्लोर है, जो लोअर पोर्शन है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी यूपीएससी में, और क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है, नया हेरिटेज साइट ऐड हुई है, तो इसका तो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको सब याद रखना है। एक और चीज़, यूनेस्को जो है, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आइडेंटिफाई करता है या फिर उनको प्रिजर्वेशन देता है, कंजर्व करता है, वो कौन काम करता है? ये 21 मेंबर्ड कमेटी काम करती है। ठीक है, मतलब 21 नेशंस का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है इस कमेटी को, और ये कमेटी फिर डिसाइड करती है कि किस साइट को हमको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देना है। तो इस 21 मेंबर्स को सिलेक्ट कहाँ किया जाता है? इनका इलेक्शन होता है जनरल असेंबली में, यूएन की जनरल असेंबली में, और यहाँ पे इनको 4 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, और यही लोग फिर मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देना है। आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, इस इंटरनेशनल ट्रीटी को जब यूनेस्को ने अपनाया था, उसी के बाद से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देना स्टार्ट हुआ था। तो यूनेस्को कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेसन्स फ्रॉम इंडिया फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स। तो इंडिया के फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स से क्या क्या लेसन हम ले सकते हैं, ये टॉपिक, ये जो पूरा एडिटोरियल है इसके बारे में है। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, इसको बिल्कुल आप पढ़िएगा भी। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा तो रही हूँ लेकिन फिर भी पढ़िएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि कोविड से हम निकल तो रहे हैं, कोविड की जो सेकेंड लेयर है वो वीक तो हो रही है, लेकिन कोविड कुछ इम्पैक्ट्स छोड़ के गया है, और स्पेशली फूड सिक्योरिटी पे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये छोड़ के गया है। तो ये इस पूरे एडिटोरियल में हम ये देखेंगे कि कोविड के कारण फूड सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या इससे बाहर निकलने के तरीके हैं। ठीक है, तो हमने देखा कोविड के कारण ग्लोबल हंगर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे एक रिपोर्ट भी आई थी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया था कि लगभग 81 करोड़ लोग आज की डेट में ग्लोबली ऐसे हैं जो अंडर न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उस पर हमने देखा है इंडिया में माल न्यूट्रिशन कितनी प्रॉब्लम है। तो ये हंगर जो है ना, ये हमारे लिए एक चैलेंज बन सकती है। लेकिन इंडिया का आज तक का रिकॉर्ड देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो इंडिया ने अपना जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से हार्वेस्ट किया है। ठीक है, मतलब इंडिया का जो फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा रहा है। ओके, और इन्होंने रिकॉर्ड हार्वेस्ट भी दिए हैं इंडिया ने। इस बार भी 2020 में लगभग 30 करोड़ टन हमने फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, जिसमें से हमने 10 करोड़ टन जो है ये फूड ग्रेन्स तो हमने स्टॉक में ही जमा कर लिए हैं। मतलब 10 करोड़ जो टन है फूड ग्रेन्स वो हमने अभी स्टॉक में जमा करके रखे हैं, सेव करके रखे हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास प्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सप्लाई तो हमारी अच्छी है, हमें अब इसको डिमांड के साथ लाइन्स पे लाना है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जिस सेक्शन के ऊपर मार पड़ती है वो है मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज। ठीक है, अब मार्जिनलाइज सेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो पावर्टी लाइन के बिलो हैं लोग, जो विमेन हाउस होल्ड्स हैं, इसके अलावा जो एल्डरली हैं, जो बच्चे हैं, ये सब मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको इंक्लूड करके चलने की ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी की जब भी हम पॉलिसी बनाएं तब। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं और किस तरह से वो सफल हुए हैं ये भी दिखाया है यहाँ पे ऑथर ने। पहला तो TDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये TPDS होना चाहिए। ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और इससे सब्सिडाइज रेट पे न्यूट्रिशन और फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए हैं लोगों को TPDS के थ्रू गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज़, अभी कोविड आया था तो कोविड के दौरान सेंटर ने अलाउ किया स्टेट्स को कि आप 6 महीने का जो भी आपको एलोकेशन मिलता है ना, ये TPDS या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, वो आप एक साथ ले सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को भी पता था कि एक तो ऐसी प्रॉब्लम आई है जहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को वापस अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है, माइग्रेट होना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में उनके पास फूड ग्रेन्स होंगे नहीं। अब जो डिमांड है फूड ग्रेन्स की, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये हुआ भी, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इसी के कारण जो सेंटर है उन्होंने ये कहा स्टेट्स को कि आप चाहें तो 6 महीने का जो राशन है आप हमसे लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पूरा करने के लिए, या फिर ये टीपीडीएस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आप एक बार में ले सकते हैं हमसे। तो ये कहना था सेंटर का कि आप सारा जो स्टेट हमारे से लेता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत फूड ग्रेन्स, वो एक बार में आप ले सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया, और यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे फूड ग्रेन्स एडिशनल प्रोवाइड किए गए जो NFSA बेनिफिशरीज थे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशरीज थे उनको लगभग 5 kg फूड ग्रेन्स एक्स्ट्रा दिए गए। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये जो स्कीम्स है ना, ये कई सारे फेजेस में चलाई गई, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया इसने लोगों को। लेकिन अच्छा, एक और यहाँ पे था, NGOs और सिविल सोसाइटीज़ को भी ये राइट दिया गया, ये अलाउ किया गया कि आप भी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से सब्सिडाइज रेट्स पर ग्रेन्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स के बाद भी आज हमारे पास कुछ इश्यूज रहते हैं, जैसे कि सबसे पहला इशू है एक्सेसिबिलिटी का, और दूसरा पोर्टेबिलिटी का। अगर आप एक जगह पे रहते हैं, यहाँ पे आपका राशन कार्ड बना हुआ है, आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आप यहाँ पे ए जगह पे रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप काम के सिलसिले में बी जगह पे जाते हो, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो बी जगह पे है, तो यहाँ पे आप बी जगह पे अपने राशन कार्ड का यूज़ करके सब्सिडाइज रेट्स पे फूड ग्रेन्स नहीं ले सकते। तो ये इशू जो है एक्सेसिबिलिटी का इशू है, पोर्टेबिलिटी का इशू है। तो यहाँ पे इसका जो वे फॉरवर्ड दिया है ऑथर ने, वो बहुत ज़्यादा काम के हैं, हमारे मेंस में डायरेक्ट कोट कर सकते हैं। लीव नो वन बिहाइंड, तो लीव नो वन बिहाइंड अप्रोच को हमको फॉलो करना चाहिए, यानी कि इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए। बच्चे, बूढ़े, विमेन और जो पब्लिक, जो पीपल विथ डिसेबिलिटी हैं, इन सभी को साथ में लेकर हमको चलना चाहिए। इंक्लूसिव तरीकों से हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। दूसरा, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार डिटेल में, तो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से ये जो एक्सेसिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी वाले इश्यूज आ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। देन बिल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हमें यहाँ पे बिल्ड करना चाहिए, सो दैट क्लाइमेट चेंज का असर हमारी सप्लाई पे ना पड़े। और उसके अलावा प्रिवेंट लॉसेस, तो हमने देखा है कि वेस्ट बहुत होता है फूड, लगभग जितना हम कंज्यूम करते हैं ना, जितना हम कंज्यूम करते हैं उसका 10% फूड जो है वो वेस्ट होता है। तो इसके कारण एनर्जी भी लॉस होती है और ग्रीन हाउस गैसेज भी एमिट होती हैं जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तब। तो इसीलिए हमें जो लॉसेस है, वेस्ट हो रहा है जो फूड, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि हमें अपनी जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन्स को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, हर फॉर्म में, जैसे फूड सिक्योरिटी के फॉर्म में भी हमको सप्लाई चेन्स को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। ये पूरा इशू था। बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट इशू है डील ऑन गोगरा हॉट स्प्रिंग लाइकली सून। तो देखो, ये गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्या है, इसको समझाती हूँ मैं। आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें मेन जो टारगेट था वो थी गालवान वैली। ओके, और जो पगोंग सो लेक था वो भी इसके आसपास, इस एरिया के आसपास जो था स्टैंड ऑफ हुआ था। अब यहाँ पे देखो, गालवान वैली जो थी, इस पे तो डी एस्केलेशन हो रहा है और बाकी सारे रीजन्स पे भी डी एस्केलेशन हो रहा है, लेकिन आज भी जो फ्रिक्शन के पॉइंट्स बने हुए हैं वो कौन कौन सी लोकेशन है। एक तो ये हॉट स्प्रिंग PP15, ये PP15 क्या है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15। ओके, और इसके साथ ये गोगरा, ये दोनों लोकेशन आप देखिए, ये है अक्साई चीन, ठीक है, ये है लद्दाख वाला रीजन, और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग और गोगरा। ठीक है, ये ऊपर गालवान वैली है, सबसे ऊपर काराकोरम पास है। ठीक है, उसके बाद दौलत बेग ओल्डी ये रोड आता है, उसके बाद ये वाई जंक्शन है। ठीक है, ये तिब्बत वाला रीजन है, और ये हमारा है गोगरा और हॉट स्प्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये पगोंगसो लेक भी है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, एक तो लोकेशन याद रखनी है। अब ये गोगरा और हॉट स्प्रिंग जो है, यहाँ पे फ्रिक्शन अभी भी चालू है और इसके ऊपर डील करने की कोशिश चल रही है, इस इशू में ये कहा गया है। ठीक है, अब ये PP क्या है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15। तो देखो, जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ पे कुल मिला के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स कंसेंसस से डिसाइड किए हैं इंडिया और चाइना ने, जहाँ पे इंडिया की आर्मी पेट्रोलिंग कर सकती है। उन्हीं में से 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ये PP15 और गोगरा। ठीक है, ये जो PP15 है ये हॉट स्प्रिंग एरिया में लोकेटेड है। अब इन दोनों लोकेशंस पे अब फ्रिक्शन चल रहा है। तो हॉट स्प्रिंग लोकेशन कहाँ है, पहले ये देख लेते हैं। हॉट स्प्रिंग जो है ये जस्ट अबव चेनमो रिवर,
तो चैंग चेनमो रिवर के ऊपर है ये। चैंग चेनमो रिवर यहाँ से गुजरती है। ये जो है श्योक रिवर जो होती है ना, श्योक रिवर, इंडस रिवर जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर, और श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है चैंग चेनमो रिवर, ये याद रखना। तो श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है चैंग चेनमो रिवर। ये इसके हॉट स्प्रिंग इसके जस्ट ऊपर नॉर्थ में आता है, और गोगरा पोस्ट जो है वो इसी के ईस्ट में आता है, ठीक है, ये याद रखना। ये जो पूरी लोकेशन है काराकोरम रेंजेस के नॉर्थ में आएगी और पगोंगसो लेक के भी नॉर्थ में आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरी लोकेशंस का अंदाज़ा होना चाहिए। पगोंगसो लेक कहाँ पे है, काराकोरम पास कहाँ पे है, काराकोरम रेंजेस कहाँ पे है, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये हॉट स्प्रिंग जो है कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी पे है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक बार न्यूज़ भी देख लेते हैं। तो देखो इस इशू को, गोगरा और हॉट स्प्रिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए डील होनी है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसकी डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ये याद रखना कि इंडिया और चाइना के बीच में 2 हॉटलाइंस हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए 2 हॉटलाइंस हैं। एक है चुशुल और एक है दौलत बेग ओल्डी। तो जो भी जनरल्स होते हैं, मिलिट्री जर्नल्स होते हैं, इनको जब भी कम्युनिकेट करना होता है, आपस में बैठ के कोई डील करनी होती है, तो ये इन 2 हॉटलाइंस का यूज़ करते हैं, चुशुल और दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो डिसंगेजमेंट है वो बाकी सारी जगह पे तो हो चुका है फिर भी, लेकिन 5 एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे डिसंगेजमेंट होना बाकी है, ठीक है। अभी भी ये फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं। एक तो ये गालवान एरिया है, ठीक है, उसके बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17, ये गोगरा जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है। इसके अलावा एक है जगह रेचिनला, और उसके बाद है रिजांगला, ठीक है। तो ये सारे जो एरियाज हैं ये अभी भी फ्रिक्शन का पॉइंट बने हुए हैं, तो हमारे लिए ये अभी भी एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है। तो ये पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। देखो, जल जीवन मिशन ये लॉन्च तो हो चुका है, इसको 10 महीने हो चुके हैं जल जीवन मिशन को लॉन्च हुए, और 100 डेज का अभी एक कैंपेन भी हुआ था जहाँ पे स्कूल्स में जो टैप वाटर है वो पहुँचाना था, ठीक है, टैप वाटर पहुंचाना था। इसके लिए 100 डेज का अलग से कैंपेन भी चलाया गया था, लेकिन फिर भी आज भी 35% गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं, आंगनवाड़ीज ऐसे हैं जहाँ पे टैप वाटर ही नहीं है। तो देखो ये एक इशू है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे 35% गवर्नमेंट स्कूल्स में पानी नहीं है आज भी, जबकि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट खुद ऐसी गाइडलाइंस दे रही है कि हाथ धोने के लिए पानी हो, क्लीन पानी हो पीने के लिए। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑल्दो गाइडलाइंस दे रही है, लेकिन यहाँ पे कवर नहीं कर पा रही, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। देखो, जो गवर्नमेंट ने ये 100 डेज का जो कैंपेन स्टार्ट किया था, वाटर टैप जो टैप वाटर है उसको यहाँ पे अवेल कराने के लिए, उससे पहले जब ये 100 डेज का कैंपेन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले लगभग 40% स्कूल्स और आंगनवाड़ी में टैप वाटर आता था, और अब जो है अब लगभग 65% में आता है। तो सिर्फ 25% की ग्रोथ हुई है यहाँ पे, 20 से 25% की ग्रोथ हुई है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे जो हैं ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेस के और कोविड के, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए था। उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जो ये 60% 65% दिखा रहा है फिगर कि इतने स्कूल्स और आंगनवाड़ीज में आज की डेट में है टैप वाटर कनेक्शन, वो भी डिस्पैरिटी में है, ठीक है। मतलब जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के ऐसे स्कूल जो हैं जहाँ पे वाटर टैप कनेक्शन है, ऐसे स्कूल सिर्फ 15% है, ठीक है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। मेजरली ये जो डाटा है ना ये यूपी की तरफ जाता है, 60 to 65% टैप वाटर कनेक्शन जो है ये यूपी के स्कूल्स में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जल जीवन मिशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे जल जीवन मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंप्लीमेंट करती है इसको। 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे अवेल करवाना टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और यहाँ पे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस करना था इनको 2024 तक, ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो प्रोविजंस हैं। एक तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस करने हैं हमको अफेक्टेड एरियाज में, क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज में, ड्रॉट प्रोन एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में, और सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो विलेजेस आते हैं उनमें। इसके अलावा फंक्शनल टैप कनेक्शन स्कूल्स, आंगनवाड़ीज, ग्राम पंचायत, बिल्डिंग्स, हेल्थ सेंटर्स, इन सब में भी पहुंचाना है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना है हमको, सो दैट इनोवेशन के थ्रू यहाँ पे सभी के पास वाटर कनेक्शन हो पाए, ठीक है, कंटैमिनेशन कम हो पाए। इसके अलावा ये कम्युनिटी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करेगी। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन भी इसका एक कंपोनेंट है। तो सिर्फ हाउस होल्ड टैप वाटर पहुंचाना नहीं है, इसमें एजुकेट भी करना है लोगों को कि किस तरह से वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं और किस तरह से वाटर टैप कनेक्शन जो है उसको इंश्योर कर सकते हैं। और फंड शेयरिंग पैटर्न की बात करें तो 50-50% सेंटर और स्टेट
दोनों 50-50% देंगी, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे सेंटर का जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा होगा। तो ये था पूरा जल जीवन मिशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। देखिए नेक्स्ट इशू है हमारा आज का टाइमली सपोर्ट। तो देखो यहाँ पहले तो ये न्यूज़ देखो आप, आइडेंटिफाई कोविड-19 ऑर्फन्स। तो कोविड-19 के कारण जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है सेंटर ने स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है सेंटर ने कि आप 15 दिन के अंतर्गत ऐसा पोर्टल बनाइए जहाँ पे आपके पास सारा डाटा हो ऑर्फन बच्चों का जो कोविड के कारण ऑर्फन हुए हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ कोविड के कारण हुई है, सो दैट उनको पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट पहुंचाया जा सके। अब देखो ये स्कीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है कि जो भी बच्चा है उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई हो कोविड के कारण, या फिर जो लोन सर्वाइवर एक ही अगर उसका पहले पेरेंट हो तो उनकी भी डेथ हो गई हो कोविड के कारण, या फिर लोकल गार्जियन जो हो, लीगल गार्जियन जो हो, या फिर अडॉप्टेड अगर बच्चा है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी भी डेथ हो गई हो कोविड के कारण, तो वो सारे बच्चे इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे एक फिक्स्ड डिपॉजिट का प्रोविजन है। तो जो भी ऑर्फन बच्चा है जो इसका बेनिफिशियरी बनेगा उसको यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का फिक्स्ड डिपॉजिट उसके नाम पे किया जाएगा, जो उसको 18 ईयर की एज में मिल पाएगा। ओके, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पे एडमिशन दिलवाया जाएगा। अगर यहाँ पे 11 to 18 ईयर्स की बात करें बच्चों की, तो यहाँ पे इनको नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय जो हैं इसमें इनको एनरोल कराया जाएगा, तो इनकी एजुकेशन को अफेक्ट ना हो। जैसे कि हायर एजुकेशन जो है उसके लिए यहाँ पे एजुकेशनल लोन्स देने का प्रोविजन भी है इन बच्चों को। ठीक है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हर बच्चे को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। हर बच्चे को आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे एनरोल किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उनको एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। 18 साल के जब वो हो जाएंगे तो उसके बाद उनको एक मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, और जैसे ही वो 23 ईयर्स के होते हैं तो उनको एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये पूरा जो इशू है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव अ सेशन टुडे। ठीक है, ये एक सरप्राइज टेस्ट आप मान लो, मार्क ट्रू एंड फॉल्स। तो आज का जो सेशन हुआ है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मैं नहीं बताऊंगी इसके आंसर्स क्या हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स देने हैं, और जब आप आंसर दो तो उसके पीछे उसका लॉजिक भी लिखेगा, रीजन भी लिखेगा कि उसका आंसर वो क्यों है। पगोंग सो इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो पहला आपका स्टेटमेंट है कि पगोंग सो एक वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये सही है या गलत, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसको मैं नंबरिंग दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 स्टेटमेंट्स हैं, 6 ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा आपको मुझे इंटरनेशनल ट्रीटी भी बतानी है। ठीक है, कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस इंटरनेशनल ट्रीटी के अंतर्गत आइडेंटिफाई करता है। तो चलो पहला तो स्टेटमेंट देख लिया। सेकंड स्टेटमेंट है 1/3 ऑफ द पगोंग लेक लाइज इन इंडिया एंड 2/3 इन चाइना। तो एक तिहाई जो लेक है पगोंग लेक इंडिया में लाई करता है, और 2/3 लेक जो है वो चाइना में लाई करता है। थर्ड स्टेटमेंट है पगोंग सो लेक लाइज इन जम्मू कश्मीर। तो पगोंग सो लेक जम्मू कश्मीर पार्ट में लाई करता है इंडिया के। फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये है गालवान रिवर हैज इट सोर्स इन अक्साई चीन। तो गालवान जो एरिया है वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, तो यहाँ पे गालवान रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सोर्स अक्साई चीन में है, हाँ या ना ये बताना है। चांगचेनमो रिवर, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले। तो चांगचेनमो रिवर जो है ये श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, ये बताना है आपको ट्रू और फॉल्स है। और उसके बाद जास्कर रेंज इज ऑल्सो नोन एज कृष्णगिरी, तो ये बताना है कि ये फॉल्स है कि ट्रू है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हैं, इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल, और मैं इसका जो आंसर होगा वो कॉमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगी जब आप सभी ने आंसर्स दे दिए होंगे उसके बाद। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।